हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आई एम नेहा। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई महिला, हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, और इसके मैं पहले भी 3-4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली रिलेटेड है किस चीज़ से, कि प्रोसीजर कैसे चलता है कोर्ट। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई कोर्ट में अप्रोच करेगा तो वो कैसे करेगा, एप्लीकेशन या सूट फाइल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो महिला है, जो पीड़िता है, मतलब कि अग्रीव्ड पर्सन, या फिर उसके बिहाफ में जो उनका एरिया का प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ठीक है, या फिर कोई और भी, मतलब उनकी फैमिली मेंबर से भी कोई, ठीक है, उनके बिहाफ पे अगर उनकी हालत नहीं है या वो नहीं करना चाहती तो उनके बिहाफ पे भी कोई क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने। अब यहाँ जो मजिस्ट्रेट की बात की गई है, मजिस्ट्रेट कौन है? ये मजिस्ट्रेट है JM1, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर MM। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन फाइल होती है, ठीक है, यहाँ से ये जो रिलीफ लिया जाता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर रेजिडेंस या पैसे के रिलेटेड कुछ या कॉम्पनसेशन ऑर्डर, तो ये वो चाहे तो सिविल कोर्ट या फिर फैमिली कोर्ट या फिर कोई क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, तो वो किसी भी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और जो पीड़िता है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिलीफ मांगे कोर्ट से। ठीक है, वो चाहे तो ये सारे ही रिलीफ ले सकती है, सारे रिजाइड इन शेयर हाउस होल्ड, ठीक है, क्या पता उससे घर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है, तो वो चाहे तो वो राइट मांग सकती है कि मुझे वहीं पे रहना है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है कोर्ट से अगर उनकी सेफ्टी पे कोई बात आ गई है, वो सेफ नहीं है। ठीक है, या फिर रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है, रहने का अधिकार। ठीक है, मॉनेटरी रिलीफ ले सकती हैं, कस्टडी ऑर्डर ले सकते हैं, या कॉम्पनसेशन ऑर्डर ले सकते हैं, या सारे के सारे ये ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, जिससे उनकी ज़रूरत है और कोर्ट को जो सही लगेगा, जो उचित लगेगा, उसके हिसाब से कोर्ट जो है ऑर्डर ग्रांट करेगी। ठीक है, तो आप इन सब की कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की कि क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट भी हमने डिस्कस कर लिया, JM1 या फिर MM। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये आती है, जब मजिस्ट्रेट मैटर का कॉग्निजेंस लेगा तो उससे पहले क्या कर सकता है, वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं एक डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कैसे कैसे हालातों में इनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को जमा करता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट मैटर स्टार्ट करने से पहले उसको देख सकता है। ठीक, अब बात आती है डेट ऑफ हियरिंग की। तो जो डेट ऑफ हियरिंग होती है, सुनवाई का जो डेट होती है, सुनवाई की जो डेट होती है, ठीक है, तो वो कोर्ट जो है 3 दिन के अंदर अंदर दे सकती है। ठीक है, और जो इस तरह का मैटर होता है, अगर कोर्ट को ठीक लगा तो कोर्ट क्या कर सकती है, नोटिस दे सकती है रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट हो गया मतलब ऑपोजिट पार्टी, मतलब जिसके खिलाफ जो है एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई है। ठीक है, तो नोटिस जो है आपको कोर्ट 2 दिन के अंदर अंदर दे सकता है, विदिन 2 डेज। और ये जो मैटर होता है इस तरीके का, इसका जो प्रोसीजर है वो आपका 60 डेज में ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब 60 डेज एक टाइमलाइन दी हुई है कि 60 डेज में इस मैटर को डिस्पोज ऑफ करने की कोर्ट की ड्यूटी है। अब आ जाते हैं प्रोसीडिंग पे। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है तो उस टाइम जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, वो हेल्प ले सकता है किसकी, वेलफेयर एक्सपर्ट की। ठीक है, जजेस तो अपने आप में ही क्या है, एक्सपर्ट्स ही हैं लॉ के। ठीक है, बट अगर वो चाहे कुछ उनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो वो जो वेलफेयर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं और वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो उनकी क्या कर सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं। और कुछ मैटर्स में कोर्ट चाहे तो कैमरा प्रोसीडिंग भी करा सकती है, मतलब कि इन कैमरा प्रोसीडिंग। ठीक है, तो वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो हमने ये तो बात कर ली कि अगर रिलीफ लेना हो तो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी हमने बात कर ली। अब ये जो रिलीफ है इनके बारे में जान लेते हैं कि ये रिलीफ है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं रिजाइड इन शेयर हाउस होल्ड। ये हमने बात कर ली अभी कि जहाँ पे वो शेयर्ड हाउस होल्ड हो गया, मतलब कि जहाँ पे वो रेस्पोंडेंट के साथ या तो रह रही थी, ठीक है, या फिर अभी रह रही है फिलहाल, बट अगर उन्हें तकलीफ हो रही है, क्या पता उन्हें घर से बाहर निकाला जा रहा है, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ जो दूसरी बात करेंगे हम, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर होते क्या है? प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या हो गए कि अगर जो विक्टिम है उसका सेफ्टी का इशू हो रहा है, मतलब उसकी सुरक्षा पे बात आ गई है, ठीक है, वो सेफ नहीं है अपने ही घर में, तो वो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल कर सकती है प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी। ठीक है,
जिसमें कोर्ट उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि उनके साथ कोई कुछ गलत ना कर सके, ठीक है, और प्रोहिबिट कर सकता है रेस्पोंडेंट को। प्रोहिबिट मतलब कि रोकना किसको? रेस्पोंडेंट मतलब जिसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की गई है, ठीक है। अब वो उनके हस्बैंड हैं या फिर जिनके साथ वो लिव इन में रह रहे थे या उनके रिलेटिव्स हो गए। और कोर्ट क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है? और कोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है रिस्पोंडेंट पे कि वो इस तरह का एक्ट फिर से ना करे, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट ना करे, ठीक है। अब कई मैटर्स में क्या होता है कि जो पीड़िता है या विक्टिम है जो डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है, अब उसने केस फाइल कर दिया कोर्ट में, ठीक है, एप्लीकेशन लगा दी। अब जो रेस्पोंडेंट है वो क्या करता है? अब वो उसके जो जहाँ वो जॉब करती है, काम करती है, वहाँ चला जाता है बार बार, है ना, उन्हें परेशान करने के लिए कि तुम केस वापस लो या ऐसी कुछ चीज़ें। तो उस केस में क्या कर सकती है पीड़िता? उस केस में वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है और कोर्ट जो है इनकी एंट्री भी बैन कर देगा वैसी जगह पे, ताकि वो अपना आराम से जॉब कर सके, अपनी अर्निंग ले सके। जो अग्रीव्ड पार्टी है जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है कोर्ट में, ठीक है, तो अगर उन्हें इस चीज़ से भी तकलीफ है या प्रॉब्लम है, मान लीजिए जो रेस्पोंडेंट है उन्हें गलत मैसेज भेजता है, ठीक है, या उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो उनके कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, वो ज़बरदस्ती उनको कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट वो कैसे भी हो सकता है, ओरल बात करने की कोशिश, रिटन में, या फिर कोई ई कम्युनिकेशन से, मतलब इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, व्हाट्सएप, ये वो सारी चीज़ें जो हो गई, ठीक है। तो इस मैटर में क्या कर सकता है कोर्ट? रोक लगा सकता है इन पे। और किस चीज़ों को इंक्लूड करता है कि अगर जो रेस्पोंडेंट है वो रेस्पोंडेंट क्या कर रहा है, जो पीड़िता है, जो अग्रीव्ड है, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करना शुरू हो गया है, ठीक है, या फिर उनका जो बैंक लॉकर्स हैं, ठीक है, कोई जॉइंट अकाउंट है उसको, तो कोर्ट चाहे तो उस पर भी रोक लगा सकता है अगर ये प्रोटेक्शन ऑर्डर में पीड़िता जो है अपनी एप्लीकेशन में अगर ये बात बोलती हैं। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर में कोर्ट एक और ऑर्डर दे सकता है, क्या? वायलेंस टू डिपेंडेंट्स और रिलेटिव्स, मतलब जो अग्रीव्ड पर्सन है उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनके बच्चे हो गए या कोई हो गए, ठीक है, या माँ बाप हो गए उनके, या रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, तो अगर इनको भी वो धमका रहा है या इनके साथ भी हिंसा करने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट रोक लगा सकता है, कोर्ट प्रोहिबिट कर सकता है रेस्पोंडेंट को कि वो इस तरह का हिंसा या इस तरह का बर्ताव जो है उनके रिलेटिव्स के साथ या फिर उनसे जुड़े जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनके साथ ना करे, ठीक है। तो ये जो हमने जाना, ठीक है, कि विक्टिम को तो प्रोटेक्शन मिलता ही मिलता है, रिलेटिव्स को भी मिल रहा है, या उनसे जुड़े जो डिपेंडेंट्स हैं उनके, ठीक है, या फिर उनके बैंक से रिलेटेड हो, या फिर बातचीत से रिलेटेड हो, या फिर उनकी प्लेस को विजिट करने से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर आता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर मतलब यही नहीं हो गया कि आप सेफ नहीं हो तो आपको शेल्टर होम में रख दिया गया, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑर्डर का मतलब एक्चुअल ये है, ठीक है। चलिए, रेस्पोंडेंट है, उन्हें कितने साल तक की सजा हो सकती है इस मसले के लिए? अगर उन्होंने ब्रीच किया है कोर्ट का ऑर्डर तो 1 साल तक की सजा और 20,000 का फाइन भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। ये रेजिडेंस ऑर्डर्स है, ठीक है, ये थोड़ा वाइड हो जाता है। वाइड कैसे हो जाता है? मतलब कि अगर वो कहीं रह रहे हैं, ठीक है, अगर विक्टिम कहीं पे रह रही है तो उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करना, ठीक है, या उनको उस जगह से निकाल ना देना, या फिर अगर जो रेस्पोंडेंट है, ठीक है, वो वहाँ आके रह रहा है उनके साथ और उनको तकलीफ हो रही है तो कोर्ट चाहे तो उनका भी रिमूवल कर सकती है कि आप यहाँ से जाइए, इन्हें रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इन्हें टॉर्चर कर रहे हैं या डीवी। अगर पीड़िता चाहे तो वो और क्या कर सकती है? वो एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकती हैं, ठीक है, कि उनको ऑल्टरनेट अकोमोडेशन चाहिए, मतलब वहाँ पे नहीं रहना चाहते, दूसरी जगह रहना चाहते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए जो रेस्पोंडेंट है उसने क्या किया है, उसने उनका स्त्री धन ले लिया, मतलब जैसे ज्वेलरी वगैरह मिलती है या औरतों को जो शादी के टाइम सामान मिलता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, तो जो भी स्त्री धन में आता है उसमें कोर्ट चाहे तो ये भी ऑर्डर कर सकती है कि रेस्पोंडेंट वो उसे वापस करे, रिटर्न करे। अब मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है? मॉनेटरी रिलीफ बेसिकली क्या हो गया कि लॉस ऑफ अर्निंग, मतलब कि मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड, मनी से समझ आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए जो अग्रीव्ड वुमेन है, ठीक है, महिला है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन फाइल की है, ठीक है, तो वो ये बोलती है कोर्ट को या एप्लीकेशन फाइल करती है और उसमें बताती है कि मेरा इनकी वजह से बहुत सारा लॉस हो गया है, मतलब इन्होंने मेरे साथ कुछ कुछ एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से मेरी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर कुछ असर पड़ गया, या मेरी जो नॉर्मल अर्निंग्स थी उस पर कुछ असर पड़ गया, ठीक है। तो कोर्ट चाहे तो वो अमाउंट रिस्टोर करवा सकती है किसको? जो विक्टिम है, ठीक है।
और सिर्फ अर्निंग नहीं, अगर मेडिकली भी ट्रीटमेंट या किसी चीज़ में पैसे लगने हैं, ठीक है, तो कोर्ट चाहे तो रेस्पोंडेंट को ऑर्डर कर सकती है कि वो उन्हें उस चीज़ का जो खर्चा है वो खर्चा दे। और कौन सी बात आ जाती है, और आती है कि अगर कोई लॉस या डिस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब उनकी कोई प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए उनकी कोई गाड़ी वाड़ी थी और वो क्या किया रेस्पोंडेंट ने, उसने क्या कर दिया, वो डैमेज कर दी, कार थी कोई, है ना, तोड़ फोड़ दी जानबूझ के, ठीक है, तो वो भी वो कोर्ट से उसके पैसे ले सकती है, उसको रिस्टोर करवा सकती हैं। लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात इसमें आती है मॉनेटरी रिलीफ में कि अगर महिला चाहे तो वो मेंटेनेंस सीआरपीसी का जो प्रोविजन है सेक्शन 125, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है, तो ये एक तरीके से एक एक्स्ट्रा रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो महिला अगर चाहे तो इसमें भी जाके सीआरपीसी के थ्रू भी जाके इसमें मेंटेनेंस ऑर्डर ले सकती है इन एडिशन टू दीज, ठीक है। अब वो कोर्ट के ऊपर है, अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट ग्रांट करेगी, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टडी ऑर्डर की। तो कस्टडी ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन, रेजिडेंस, मॉनिटरी सब हो गया। अब कस्टडी, बच्चे की कस्टडी, ठीक है, मतलब कि अगर एक बच्चा है या एक से ज़्यादा है और जो पीड़िता है या जो आपकी अग्रीव्ड है, ठीक है, वुमेन है, और वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि उन्हें जो है अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए अपने पास, तो वो चाहे तो इसी एक्ट के अंदर सेक्शन 21 में दिया गया है कस्टडी ऑर्डर, ठीक है, तो इसके थ्रू वो जाके कोर्ट में अप्लाई कर सकती है बच्चों की कस्टडी के लिए, ठीक है, और कोर्ट को जैसा उचित लगेगा उसके हिसाब से कोर्ट ऑर्डर देगी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स की, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स क्या होते हैं, मतलब मॉनेटरी रिलीफ से थोड़ा डिफरेंट है कॉम्पनसेशन ऑर्डर, ठीक है। मॉनेटरी तो ये था कि उनकी अर्निंग में या मेडिकल एक्सपेंसेस चाहिए उसके लिए, ठीक है, या लॉसेज हुए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पनसेशन ऑर्डर की। इन ऑर्डर्स के अलावा भी या इन ऑर्डर्स के साथ भी जो विक्टिम है वो क्या कर सकती है, वो कॉम्पनसेशन ऑर्डर ले सकती है कोर्ट से, या अग्रीव्ड वुमेन जो है वो क्या कर सकती है, कॉम्पनसेशन ऑर्डर ले सकती है, ठीक है, इन एडिशन टू दीज ऑर्डर्स, ठीक है। अब कॉम्पनसेशन ऑर्डर किस चीज़ के लिए, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। फिजिकल हेल्थ तो सब बात करते हैं, ठीक है, बट मेंटल हेल्थ जो है किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम की, उनकी काउंसलिंग वगैरह भी करवाती है कोर्ट, ठीक है, क्योंकि वो इतने बुरी तरीके से टॉर्चर हो गए होते हैं कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटल फोकस उनका चला जाता है और बहुत सारी बीमारियां भी होती है मेंटल लेवल पे, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, ठीक है। में ही बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्कोप इसका वाइड है, ठीक है, हर एक प्रोस्पेक्टिव पे बात कर रहा है, जहाँ पे यहाँ पे मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस की भी बात की गई है, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन सा रिलीफ जो है ले सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कोर्ट की। कोर्ट जो है, कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है, एंट्री ऑर्डर्स, कुछ टेम्परेरी ऑर्डर भी दे सकती है किसी भी स्टेज पे जब प्रोसीडिंग चल रही है ना, तो एंट्री ऑर्डर या कोई एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकती है, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई बदलाव है सर्कमस्टांसेस में या चेंज है कोई सर्कमस्टांसेस में जो अग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, और वो कोर्ट में इस बात की एप्लीकेशन लगाती है कि अब जो है मेरे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज है, तो मुझे कुछ ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन करवाना है, ठीक है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन की, ठीक है, एज रिगार्ड्स टू एनीथिंग, मतलब। और जो अग्रीव्ड वुमेन है, ठीक है, उनके पास एक और रेमेडी है, वो अपील में भी जा सकती है, ठीक है। अब वो अपील में जाएंगी तो कौन से कोर्ट के पास जाएंगी और कितने दिन में, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, अपील के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी इन्हें, और कोर्ट ऑफ सेशन में जाएंगी, ठीक है। ये था पूरा प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर मेरी लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखी है, ठीक है, तो क्विकली आप उनको फॉरवर्ड मोड पे 1.5 पे लगा के आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पूरा एक्ट है क्या। बहुत ही प्यारा एक्ट है, ठीक है, सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं, एक कॉमन पब्लिक को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।